हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी के 1 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम ओसवाल के सैंपल पेपर में से डिस्कस करने वाले हैं। ओसवाल के सैंपल पेपर हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक तो वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, दूसरा वो आज के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। आई होप अब तक आपने ओसवाल का सैंपल पेपर परचेज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम तो बस आने ही वाले हैं। लेकिन अगर अभी भी आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो ओसवाल का सैंपल पेपर है ना, वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी सैंपल पेपर चाहिए, जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के सैंपल पेपर चाहिए, वो सारे मिल जाएंगे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। यानी आपको सेपरेटली ये सैंपल पेपर परचेज करने के बाद आपको सेपरेटली कोई सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम ये सारा सैंपल पेपर सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करें, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस इसमें से लेकर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं, जिनकी तैयारी करना आपके लिए जरूरी भी है। लेकिन सारे क्वेश्चन एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको और कोई सैंपल पेपर या और कोई सब्जेक्ट मैटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज के इस लेक्चर में हम अपने 7th पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और वो भी ओसवाल के इसी सैंपल पेपर में से। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ये सैंपल पेपर को परचेज करने के लिए। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से 12th क्लास की अकाउंटेंसी के वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का 7th पार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अमित एंड बॉबी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in 3:1. Savita was admitted for 1/5 share in the profit. Savita was unable to bring her share of goodwill for premium in cash. The journal entry record for the premium for goodwill is as below. Normally हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं दी होती, बल्कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी होती है, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री पास करने को कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑपोजिट रूल अप्लाई किया गया है, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा ट्विस्टेड बनाया जा सके। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री गिवन है, इस जर्नल एंट्री को अंडरस्टैंड करते हुए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। द न्यू रेशियो ऑफ अमित, बॉबी एंड सविता विल बी। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें ए और बी यानी अमित और बॉबी की रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:1। सविता एज अ न्यू पार्टनर एडमिट की जाएगी फॉर 1/5 शेयर। सविता प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में तो नहीं लेकर आई, लेकिन हम उसके करंट अकाउंट में से 24,000 डिडक्ट कर रहे हैं, यानी 24,000 जो है वो अमित और बॉबी को दिया गया है। इसका मतलब 24,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही मिलता है, आपको पता है। तो 8,000 अगर अमित को मिला है, 16,000 अगर बॉबी को मिला है, तो इसका मतलब इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 1/3 एंड 2/3। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती पता क्या करेंगे, वो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ए की ओल्ड रेशियो में से ये 1/3 माइनस कर देंगे, और बी की न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 1/4 में से 2/3 माइनस कर देंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। एस जो है, सविता जो है, वो 1/5 शेयर एक्वायर करेगी ए से 1/3 रेशियो में, यानी ए का सेक्रीफाइस जो है, एज सेक्रीफाइस, वो 1/3 नहीं है। एस 1/5 का 1/3 ए से एक्वायर करेगी, और मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही
बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? बी का सेक्रीफाइस है, एस का शेयर था 1/5 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/15। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, अगर डायरेक्टली माइनस करोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। सो अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देनी है। सो ए का शेयर हमारे पास ऑलरेडी कितना गिवन है? 3/4। बी का शेयर हमारे पास ऑलरेडी कितना गिवन है? 1/4। इसमें से अब हम माइनस करेंगे 1/15 जो कि ए ने सेक्रीफाइस किया था। 1/3 तो वो रेशियो है ना जिस रेशियो में ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था। सो एग्जैक्ट सेक्रीफाइस कितना है? जितना शेयर एस ने एक्वायर करना था उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के सेक्रीफाइस के साथ और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम माइनस करेंगे। सिमिलरली इसमें से हम माइनस करेंगे 2/15। तो एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा 60, 45 माइनस 4 यानी कि 41/60। सिमिलरली इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा, 15 माइनस 8, तो ये हमारे पास रह जाएगा 7/60। अब सी का शेयर मतलब जो न्यू पार्टनर है एस, उसका शेयर 1/5 है। एलसीएम इसका इक्वल करने के लिए हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 12/60। सो न्यू रेशियो क्या होगी? 41, 7 एंड 12। सो 41, 7 एंड 12 यानी कि ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ करने हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अलाउड एट एन एग्रीड रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इट इज अलाउड एट द रेट 8%। तो ये स्टेटमेंट आपको पता है फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जिस रेशियो में एग्री किया जाएगा उस रेशियो में दिया जाता है, उस रेट पे दिया जाता है, लेकिन अगर एब्सेंट हो पार्टनरशिप डीड तो 8% मिलता है, नहीं ये गलत है, 6% दिया जाता है। रीजन हमारे पास है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड, तो ये भी फॉल्स है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या पार्टनर के दिए गए लोन पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? फॉल्स, मिलेगा 6%। तो क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं तो ऑप्शन सी हम टिक करेंगे, बोथ ए एंड आर, assertion एंड रीजन आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। Fortune Limited forfeited 2000 shares of 10 each, which were issued at par, held by Navesh for non-payment of allotment money of ₹4 per share. तो 2000 shares forfeit किए गए हैं जिनकी वैल्यू है 10 रुपीज। क्यों forfeit किए गए हैं? क्योंकि उस पर्सन ने, नवेश ने 4 रुपए पर शेयर के ऊपर नहीं दिए थे। हमें पूछा क्या गया है? द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज 9। हमने कितने पैसे उससे मंगवा लिए थे? 10 का शेयर था, 9 रुपए मंगवा लिए थे जिसमें से 4 रुपए उसने नहीं दिए थे। ऑन फॉर फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब आपको पता होना चाहिए जब शेयर फोरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है। कितनी अमाउंट से डेबिट होता है? वो डेबिट होता है बाय कॉल्ड अप वैल्यू, और कॉल्ड अप वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9 रुपीज। जितने पैसे हमने मंगवा लिए उतनी ही अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑप्शन, यानी एग्जाम में आपको थर्ड क्वेश्चन के साथ एक चॉइस मिलेगी। सो और ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन है इन केस डिवेंचर्स ऑफ 2 लाख आर इशूड एट पार बट पेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, द प्रीमियम पेएबल विल बी डेबिटेड टू। अब यहां पर आपसे गलती पता क्या होगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को टिक करके आएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि प्रीमियम पर रिडीम किए जाएंगे, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट होगा। भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। उन्होंने डेबिट के बारे में पूछा है ना, ध्यान दो, डेबिट के बारे में पूछा है। तो अगर डेबिट के बारे में पूछा जाए और डिस्काउंट पर इशू किए जाए और प्रीमियम पर इशू किए जाए, दोनों ही केस में
हमें डेबिट एक ही चीज को करना होता है, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर नहीं याद आ रहा तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप एंट्री पास करते हो तो आपकी एंट्री आती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 2 लाख, आपने 2 लाख के इशू किए, एट पार इशू किए। नेक्स्ट आपकी एंट्री आती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसको आप डेबिट करते हो क्योंकि डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इश्यू करना भी लॉस होता है और बाद में प्रीमियम पे रिडीम करना भी लॉस होता है। तो यहां पर हमें लॉस हुआ है 5% का, यानी 2 लाख का 5%, मान लीजिए 10,000 आ गया। तो यहां पर हमें डेबिट के बारे में पूछा था। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं, अकेला डिबेंचर, जो भी रेशो हमें दी होगी, जितने भी परसेंट वाले डिबेंचर्स होंगे, और लास्ट में आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो अगर क्रेडिट के बारे में पूछा होता तो आंसर बी आता, लेकिन यहां पर डेबिट के बारे में पूछा है ना स्पेसिफिकली, तो डेबिट के केस में हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही डेबिट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं L&M share profits and losses in the ratio of 5:3. They admit N as a partner in the firm for 1/4 share in the profits. For the purpose of admission of N, goodwill of the firm is to be valued at 4 years purchase of average super profit of last 3 years. Average profit of the last 3 years is 20,000 and normal profit is 12,000. एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास की जाएगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यस, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स इज 20,000, तो ये हमारे पास आ गया यहां पर 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी हमें गिवन है यहां पर 12,000, तो ये आ जाएगा 8,000। अभी ये सुपर प्रॉफिट आया है, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो 8,000 नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारे पास कितना है, 4 इयर्स, सो ये आ जाएगा 32,000। तो इसका मतलब 32,000 जो है वो गुडविल है, लेकिन ये पूरी फर्म की गुडविल है। न्यू पार्टनर अपना शेयर लेकर आएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 8,000। इसका मतलब 8,000 जो नया पार्टनर है वो लेकर आएगा, और किनको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ऑब्वियसली L&M। किस रेशो में, अगर हमें न्यू रेशो नहीं दी हुई तो हमें पता होना चाहिए ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, तो 5:3 में, यानी 5,000 मिल जाएगा L को और 3,000 मिल जाएगा M को। सो एंट्री कौन सी करेक्ट हुई यहां पर, ऑप्शन बी, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 वो लेकर आया, L को मिल गया 5,000 और M को मिल गया 3,000। तो ये थी इसकी करेक्ट एंट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. X guaranteed profit of 15,000 to Z. Net profit for the year ended 31st March 2019 was 99,000. X share in the profit of the firm will be. अब ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ही करवा दूंगा तो ऑब्वियसली आप देख के समझ लोगे। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके चेक करिए कि कहीं आपका आंसर गलत था या सही था। अगर गलत था तो उस गलती को जान लीजिए क्या गलती की है, अगर सही है तो आगे बढ़िए। चलिए, सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि भाई XYZ पार्टनर्स हैं 6:4:1 में शेयर कर रहे हैं। X ने Z को गारंटी दी है कि कम से कम आपको बिजनेस में से 15,000 का प्रॉफिट हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 99,000 का प्रॉफिट हुआ, X ने गारंटी दी है, तो पहले हम X का शेयर कैलकुलेट करते हैं, फिर Z को गारंटी दी है, फिर Z का शेयर कैलकुलेट करते हैं। सो 99,000 में से X का शेयर है 6/11। इसका मतलब जो X है उसको
54,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम देखेंगे। सिमिलरली जो Z है 99,000 में से उसको शेयर मिलेगा 1/11 का, जो कि बनता है 9,000। अब क्योंकि Z को कम प्रॉफिट मिल रहा है, कितना कम, 6,000 कम प्रॉफिट मिल रहा है इसको, क्योंकि X ने गारंटी दी थी कि कम से कम आपको 15,000 तो मिलेगा, तो 15,000 कंप्लीट करने के लिए 6,000 Z को मिलेगा। देगा कौन? ऑब्वियसली X। तो X के अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, तो X के पास अब कितना शेयर बचा? 48। अब इस क्वेश्चन में आप गलती क्या करोगे, हो सकता है 54,000 आप प्रॉफिट समझ लो और फिर देखो आंसर नहीं आ रहा तो कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर गारंटी की शर्त रखी गई है, तो गारंटी करने के बाद, पेमेंट करने के बाद कितना पैसा एक्चुअल में X को मिलेगा वो हमसे यहां से पूछा गया है। तो ऑप्शन सी 48,000 आफ्टर बियरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ Z। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं रीमा एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। देयर कैपिटल वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इनको 10% इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 18,000 का। बताओ रीमास कैपिटल इंटरेस्ट कितना आएगा, कितना उसको दिया जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएट करना है या एज अ चार्ज ट्रीट करना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है। सबसे पहले हम रीमा की अगर बात करें तो उसकी कैपिटल है 1,20,000 और इंटरेस्ट रेट है 10%। तो 12,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीमा को मिलना चाहिए। इतनी सी कैलकुलेट करके आप गलती करोगे और इसको टिक करके आ जाओगे। नहीं, आपको पहले चेक करना है कि क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है भी है या नहीं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो रीमा को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो फिर कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो अगर हम सीमा की बात करें तो उसकी कैपिटल है 2,40,000 और इसका 10% हमारे पास आ जाएगा 24,000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 बनता है, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट ही सिर्फ 18,000 का है। तो 18,000 का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, ना इंसाफी है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएट ट्रीट करेंगे, यानी 18,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीमा और सीमा को दिया जाएगा। कौन से रेशियो में? 12:24 में। 12:24 मतलब 1:2। सो 1:2 में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 एंड 12,000। सो रीमा को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6,000। करेक्ट आंसर आपका 6,000 है। जिन्होंने भी 12,000 को टिक किया था वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। आपको पता होना चाहिए डिबेंचर्स को इश्यू करते हुए डिस्काउंट ऑफर करना पॉसिबल है, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो नन ऑफ दिस। ये याद रखिए कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। शेयर्स री इशू डिस्काउंट पर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। अगर डिबेंचर्स की बात करें तो वो डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी डिस्काउंट दो। तो नन ऑफ दिस। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है महेश लिमिटेड इशूड 50,000 10% debentures of 100 each at certain rate of discount. Rate of discount, certain rate of discount जहां पर लिखा आ जाए तो समझ लो वहां पर आपको वो rate of discount ही पता करना है। And were to be redeemed at 20% premium. लेकिन वो रिडीम किए जाएंगे 20% के प्रीमियम पर। Existing balance of security premium reserve before issuing of debentures was 25 lakh.
सो 25 लाख हमारे पास क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ था बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाज 10 लाख। हमने 10 लाख रुपए बचा लिए, मतलब कितने यूज कर लिए, 15 लाख। तो हम ये 15 लाख यूज कर चुके हैं, किसके लिए, दो चीजों के लिए। पहला, हमने जो डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए, एक तो उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर चुके हैं, और दूसरा जो हमने रिडीम किए प्रीमियम पे, उसके लिए हम ये 15 लाख यूज कर चुके हैं। अब हमें यह बताना है कि इस 15 लाख में से डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है और प्रीमियम और रिडेम्पशन की अमाउंट कितनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओवरऑल हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 लाख था, 10 लाख बच गया डिबेंचर्स इशू करने के बाद, मतलब हमने डिबेंचर्स इशू करने के प्रोसेस में 15 लाख यूज कर लिया। ये 15 लाख हमने दो तरीकों से यूज किया, पहला डिस्काउंट इशू करने के लिए, दूसरा प्रीमियम और रिडेम्पशन पे इशू करने के लिए। सो 20% हमने 20% पे रिडीम करने हैं, प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का 20% 20 रुपए आएगा, और डिबेंचर्स कितने हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 20, यानी हमने 10 लाख रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूज किए। तो कितने पैसे हमने डिस्काउंट के लिए यूज किए होंगे, ऑब्वियसली 5 लाख। हमने 5 लाख रुपीज डिस्काउंट दे दिया अपने डिबेंचर्स होल्डर को, कितने डिबेंचर्स के ऊपर, 50,000 डिबेंचर्स के ऊपर, यानी पर डिबेंचर हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपए का। 10 रुपए का मतलब 10%। सो हमें यही पता लगाना था ना किस रेट पे हमने, किस डिस्काउंट रेट पे डिबेंचर्स इशू किए, तो 10% इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था, लेकिन अगर डिटेल में समझो तो इजी भी था। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ब्रवन लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्रोराटा यहां पर बेस है। सो एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई 14,000 की, हमने अलॉटमेंट दी सिर्फ 10,000 को ऑन प्रोराटा बेसिस। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज 2 पर शेयर। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए हमने मंगवाए थे। मोहन who had applied for 420 shares, मोहन ने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया था। The number of shares allotted and the amount carry forward for the adjustment against allotment money due from मोहन are। हमें यह पता लगाना है कि मोहन को कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे और उसकी कितनी अमाउंट इन एडवांस हमने रखी होगी। क्योंकि प्रोराटा है इसलिए हमने किसी को भी पैसे रिफंड नहीं किए, बल्कि उनके एडवांस पैसे अलॉटमेंट के लिए रख लिए। तो देखो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि जिस पर्सन के बारे में बात कही गई है उसके अप्लाइड शेयर्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में या अलॉटेड शेयर्स दिए हैं। अगर तो अप्लाइड शेयर दिए हैं तब आपका फॉर्मूला होगा अप्लाइड शेयर्स डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड शेयर्स ही दिए हुए हैं, मोहन ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया आउट ऑफ 14,000। सो अप्लाइड मल्टीप्लाई अलॉटेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। तो हमने उसको 300 शेयर्स दिए होंगे, अलॉट किए होंगे। इसका मतलब आंसर ए या सी तो नहीं हो सकता, बी या डी में से ही है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, मोहन ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 2 रुपए की एप्लीकेशन के साथ हमें 840 रुपए दे दिए, लेकिन हमने मोहन को 300 शेयर्स ही अलॉट किए थे। 2 रुपए के हिसाब से मोहन को हमें 600 रुपए ही देने थे, लेकिन उसने 840 रुपए दिए, यानी उसके 240 रुपए हमने एडवांस मान लिए और एडजस्ट कर दिए। तो एडवांस 240 है, शेयर्स 300 हमने उसको अलॉट किए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें अप्लाइड की बजाय अलॉटेड शेयर्स दिए हों तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या आएगा, अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मल्टीप्लाई अप्लाइड। सो अलॉटमेंट
जो हमें दिए होंगे डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 14,000। सो फॉर्मूला याद करना इजी है, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, मल्टीप्लाई जो बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4 में शेयर कर रहे हैं। डी रिटायर होना चाहता है और उसका शेयर, डी का शेयर यानी ये 4/10 ये जो शेयर है वो किसने एक्वायर किया, ए और बी ने इक्वली। फर्म की गुडविल कितनी है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना गुडविल होगा। तो गुडविल कितनी है पहले हम कैलकुलेट कर लें। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 यानी 1,20,000 पूरी फर्म की गुडविल है। जनरल रिजर्व 1,30,000 दिया हुआ है। डी की कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में 3 लाख शो कर रही है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह बताना है कि डी को रिटायरमेंट पर कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो डी को उसकी कैपिटल का शेयर मिलेगा, कितना है 3 लाख। देन इसके बाद डी को गुडविल का हिस्सा भी मिलेगा। देगा कौन, ए और बी ही देंगे, लेकिन कितना मिलेगा हमें तो सिर्फ इतना पता लगाना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर गलती क्या करेंगे, वो ए और बी को सेपरेट कैलकुलेट करके उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हुए गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। इतनी लेंथी कैलकुलेशन पे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग के बारे में नहीं पूछा है, हमें सिर्फ इतना पूछा है कि डी को उसकी रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा। तो सिंपल है, कितनी अमाउंट है गुडविल की 1,20,000। डी का शेयर है 4/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,000। ऐसे ही जनरल रिजर्व का शेयर भी हमें उसको देना है। फर्म की टोटल जनरल रिजर्व 1,30,000 है, इसका भी 4/10 जो कि डी का शेयर है ये आ जाएगा 52,000। तो टोटल डी को 3 चीजें मिलेंगी और तीनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा, दैट इज 4 लाख। सो करेक्ट आंसर अमाउंट 4 लाख, ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन में आपको सेकंड ऑप्शन जो मिलेगा वो ये है, एक्स और जेड पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। जेड एक मैनेजर है जिसको हर महीने 8,000 रुपए सैलरी मिलती है। मैनेजर को हम कमीशन भी पे करते हैं, नेट प्रॉफिट का 5% एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है यानी 5/105। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 13,56,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ जेड। जेड को एज अ मैनेजर कितने पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उसको सैलरी मिलती है, अमाउंट 8,000 है, हर महीने मिलती है यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000। ऐसे ही उसको कमीशन भी मिलेगी। जेड की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट में से इसकी सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग सैलरी है। तो 96,000 की सैलरी हम डिडक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 12,60,000। अब आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है तो जो रेट होता है वो नीचे प्लस हो जाता है, ये आपको पता होगा। रेट जो भी दिया होगा वो 100 में प्लस हो जाएगा। अगर 10% दिया होता तो ऊपर 10 नीचे 110 आता। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 60,000। तो जेड को टोटल पैसे कौन कौन से मिलते हैं, एक तो 96 प्लस 60,000 और दोनों को प्लस करने पे आंसर आएगा 1,56,000। तो करेक्ट आंसर इज 1,56,000। आगे बढ़ते हैं 9th और 10th क्वेश्चन। 9th एंड 10th क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंबाइन आएगा, केस स्टडी के फॉर्म में आएगा, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में से 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करते हुए आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन रीड करने हैं कि क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर योगेश सैलरी विल बी। योगेश को बिना सैलरी दिए फर्म का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। और दूसरा क्वेश्चन है मैनेजर की कमीशन कितनी आएगी।
अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अब हमारे माइंड में क्लैरिटी है, हमें दो चीजें पता लगानी है, प्रॉफिट बिफोर योगेश सैलरी एंड मैनेजर्स कमीशन। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अमरीश एंड योगेश आर पार्टनर सिंस 1 अक्टूबर 2019 शेयरिंग इन 3:2। कैपिटल इनकी हमें गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिड नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। उन्होंने पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई लेकिन डिस्कस कर लिया कि भाई हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और योगेश को सैलरी मिलेगी 25,000 पर एनम। ये ध्यान रखना है पर एनम, क्योंकि यहां पर आपसे गलती हो सकती है। पर एनम मतलब पूरे साल की है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। The accountant was preparing the annual accounts for the year and identified that during the year interest on capital was not allowed but Yogesh salary was allowed. Interest on capital अभी माइनस नहीं किया गया है लेकिन योगेश की सैलरी माइनस कर दी गई है। तो सिंपल है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है, अच्छी बात है, हमें माइनस नहीं करना है। अभी योगेश की सैलरी माइनस कर दी गई है तो योगेश की सैलरी को ना हम वापस ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि योगेश की सैलरी माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना था, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही पता लगाना है, प्रॉफिट बिफोर योगेश सैलरी। तो सिंपल है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,49,300, इसमें हम प्लस कर देंगे 25,000 जो कि योगेश की सैलरी थी और प्लस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1,74,300। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे ही नेक्स्ट हमें पता लगाना है कि मैनेजर को कमीशन कितनी दी जाएगी। आपको तो पता है मैनेजर को कमीशन हमें देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर, कितने परसेंट, 5%। सो प्रॉफिट आफ्टर योगेश सैलरी वाज 1,49,300। ऑल्सो प्रोविजन वाज मेड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहां पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा है। 1,74,300 वो प्रॉफिट है जिसमें से ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना ही सैलरी डिडक्टेड है और इसी प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन देनी होती है। अगर हम इसका 5% करेंगे, 1,74,300 का अगर हम 5% करते हैं तो ये आएगा 8715। 8715 अगर आप ध्यान दो तो हमें कहीं नहीं दिया, इसका मतलब हो सकता है कि यहां पर हमें 105 लगाना हो, रेट 105 लगाना हो। अगर हम 105 रेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 105, तो हमारा आंसर आता है 8300 जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हालांकि क्वेश्चन में हमें आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करना पड़ा, तो कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है। सो 8300 करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस ओसवाल के सैंपल पेपर में से डिस्कस किए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।